चलिए चाय पर चर्चा की हम शुरुआत करते हैं और जाहिर सी बात है आज कोई दूसरा टॉपिक हो ही नहीं सकता। हम मैच की बात करेंगे, भारत और पाकिस्तान के मैच की बात करेंगे। सबकी नजरें टिकी हुई थी। मुझे लगता है कि संडे को कोई कहीं नहीं गया होगा, किसी ने कोई और प्रोग्राम नहीं बनाया होगा सिवाय मैच देखने के। दीपिका, अरे आप देखा? संडे का छोड़िए, एक हफ्ते 2 हफ्ते पहले से प्लान था कि भाई 15 तारीख को मैच होना है और उसके अलावा कुछ भी नहीं होना है। 6 बज गए, 6:30 बज गए, 7 कब बजेंगे, इसका इंतजार करते करते फाइनली वो घड़ी आ जाती है जब मैच शुरू हो जाता है। और क्या जबरदस्त मैच था। ईशान किशन ने क्या खेला, बॉलर्स ने क्या बॉलिंग करी, मतलब मजा ही आ गया। ओवरऑल एंटरटेनिंग था और जज्बात तो जुड़े ही होते हैं हमारे। नहीं, मेरा तो ये मानना है कि हमने मैच क्यों देखा, मैं बहुत पछताई। उसका कारण ये था, मुझे कहीं कंपटीशन नजर ही नहीं आ रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था, शुरू में ही ऐसा लग रहा था कि हम किस टीम के साथ खेल रहे हैं। मतलब अब राइवलरी नहीं रह गई है। आपको याद होगा इससे पिछला मैच जब जिम्बाब्वे ने जीत हासिल की थी, वो फिर भी था, इंटरेस्टिंग मैच था। हम एक बहुत तगड़ी टीम को हम मात दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो लग ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि इंडिया जो है वो किसी अंडर 19 या फिर किसी प्रैक्टिस कर रही है, ऐसा लग रहा था। अगर ऐसी फीलिंग हमारी थी तो इसलिए आज आपने अगर देखा होगा हमारे यहाँ जब आते हैं अलग अलग चैनल्स में कि पाकिस्तान के टीवी में क्या कुछ चल रहा है, तो टेलीविजन में यही चल रहा था। वहां के एंकर्स बोल रहे थे कि भारतीयों को शायद लग रहा होगा कि हमें बहुत दुख हो रहा है, अफसोस हो रहा है, लेकिन हमें आदत हो गई है। हमें हारने की आदत हो गई है। मैं सच बताऊं, मुझे दुख भी नहीं हुआ। मुझे लगा कि पाकिस्तानी कह रहे हैं, हाँ, पाकिस्तानी एटलीस्ट थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो पाकिस्तानी ये कह रहे थे कि उनको लग रहा होगा कि हम दुखी हैं, लेकिन भारतीय दुखी हैं, लेकिन पाकिस्तानी कह रहे थे कि हमें तो आदत हो गई है हारने की, तो सब ठीक ठाक है। खुशी हमारे साथ है। खुशी, ये बताइए भाई मैच का अपडेट भी आपसे क्या ले, मतलब जबरदस्त मैच, और मतलब वो शुरू कब हुआ, खत्म कब हुआ, सब भारत के नाम। देखिए, मैं इसको मैच नहीं, इसको मिस मैच कहूंगी, है ना? ये मैच था ही नहीं। आप देखिए, शुरुआत से लेकर अंत तक 22 ओवर में पता चल गया था मैच किस तरफ है। पाकिस्तान पूरे मैच में कहीं दिखा ही नहीं। शुरुआत भी आप देखिए ना, पाकिस्तान हवा बना हुआ था उस्मान तारिक, उनके एक बॉलर का, लेकिन उनको आप कब ला रहे हैं? 10 ओवर के बाद, जब मैच जो है आपके हाथ से निकल गया है। उसके बाद आपने टॉस जीता, टॉस जीतकर कहा कि भारत, आपकी बैटिंग इतनी जबरदस्त है, आप आओ रन्स बनाओ, हम देखेंगे, कोशिश हो पाई तो चेस कर लेंगे। लेकिन इतनी बड़ी जीत, पाकिस्तान को ये समझना होगा कि तमाशे और जो आप लगातार मैदान के बाहर चीजें करते हो, आपने कहा हम बॉयकॉट कर देंगे, नहीं खेलेंगे, इससे तो अच्छा बॉयकॉट आप कर ही देते, क्योंकि शायद ये हिस्ट्री जो है ना 7-1 की जगह अब 8-1 हो चुका है। अगर पाकिस्तान ना आता खेलने तो कम से कम ये जो कल हाल हुआ है वो तो बच जाता। नहीं, लेकिन उसमें एक है कि दुनिया में एक चीज सबने देख लिया, थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है। बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थी टीम, मुझे जहां तक लग रहा था जब मैदान में थी, और जो बाहर भी चर्चाएं हो रही थी, उनके खुद के अपने लोग, जैसा आप बता रही हैं कि अंदर खाते चर्चा यही चल रही है। अरे आप देखिए, आप उनकी टीम को भी देख लीजिए, जो मतलब पूरी टीम है, उनके कैप्टन है, क्या बोलते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, उनके हिसाब की पिच भी दी गई, उनके हिसाब के प्लेयर्स थे, तब भी नहीं आप जीत पा रहे। आप देखिए ना, मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। साहिबजादा फरहान जो है पाकिस्तान के खिलाड़ी, उन्होंने पिछले एक मैच में इंडिया पाकिस्तान में छक्का लगाया था बुमराह को, तो वहां बातें होने लगी कि इन पर डॉक्यूमेंट्री बनेगी, और कल जो उनका आउट हुए हैं, बिना रन्स बनाए वो गए हैं। चलिए बिल्कुल। और हमारे जो हीरो रहे हैं मैच के, ईशान किशन, जरा देखिए भाई उस मैच को लेकर के कुछ झलकियां, कुछ खबरें और देखिए। मैदान चाहे रण का हो या रन का, सरेंडर करना पाकिस्तान का नसीब बन गया है। यार बहुत तकलीफ हुई यार, मैच हमारे हैं यार। आज आपने पूरी कौम का सर शर्मिंदगी से झुकाया। मैच से पहले न खेलने के नखरे या फिर खेलकर हार जाने का गम। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ 9 में से 8 मुकाबले गंवा चुकी है, लिहाजा पाकिस्तान में मातम है। पाकिस्तान की नाकिस पॉलिसियों ने इस खेल को न सिर्फ मुतासिर किया है, बल्कि लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों के दिलों को बहुत ही शदीद नुकसान पहुंचाया। हमें तो ऐसा कभी से शर्मा भाई है। उम्मीद लेके आता हूँ, हमेशा नाउम्मीद करके भेजते हैं। मतलब मैं वो वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाह रही, लेकिन प्लेयर्स को हिंदुस्तान में हारने पर पाकिस्तानी अपने खिलाड़ियों को भर भर कर कोस रहे हैं। प्लेयर्स को लानतें भेजी जा रही हैं और उनका खूब मजाक बनाया जा रहा है। जिसमें इंडिया ने
पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। इस बात पे हमारा जोशो खरोश दीदनी है। एक बार बेटा तालियां बजा कर। ये इंडिया को हम दिखाना चाह रहे थे कि बेटा आपको लग रहा होगा हमें गम है, हमें आदत है। तो मशहूर, हाँ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, हमें कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। एक बार इस परफॉर्मेंस पे शाहीन के लिए तालियां होनी चाहिए। आला कारकर्दगी पे शादाब के लिए भी तालियां होनी चाहिए। और अहमद भाई की तरफ से बाबर के लिए तालियां होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पाकिस्तानी अपने प्लेयर्स की परफॉर्मेंस का केवल मजाक ही बना रहे हैं। अब इन मोहतरमा को ही देख लीजिए, इन्हें इनके मुल्क के खिलाड़ियों ने ऐसा सदमा दिया है जिससे उबर पाना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। पहली बार तुम लोगों ने बैट और बॉल देखा, ऐसे क्यों एक्ट करने लग जाती हो? तुमसे मैंने ये उम्मीद नहीं रखी थी यार। टाइम अच्छा परफॉर्म कर करके पूरा टाइम एंड में पर्चियों वाले काम करते हो। तू ऐसे मैच में भी खड़ा नहीं हो सकता तो फिर तेरा क्या फायदा है? कुछ पाकिस्तानी रो रहे हैं तो कुछ को मलाल है कि हम हिंदुस्तान से खेले ही क्यों। इनका कहना है कि न खेलते न हारते और न ही ये गम नसीब होता। मतलब बेशर्मी की हद है। हारना आपने था ही, थोड़ा सा चेस कर लेते, थोड़ी सी मेहनत कर लेते। किस चीज़ की इन्होंने प्रैक्टिस की है? ना बैटिंग की बहुत खबरें आ रही थी, बैटिंग की प्रैक्टिस हुई है, बॉलिंग की प्रैक्टिस हुई है, फील्डिंग की प्रैक्टिस हुई है, खेफ प्रैक्टिस किया है इन्होंने। आई मीन बंदा ये तो 100 भी नहीं कर पा रहे हैं। इंतहाई एम्बैरेसमेंट हो रही है। मतलब हमें पहले ही लग रहा था कि बेइज्जती बहुत बुरी होनी है, और लेकिन इस कदर बेइज्जती, मतलब इतने निकम्मे प्लेयर्स। इससे तो अच्छा था कि हम ये फैसला ही वापस ना लेते खेलने का। एटलीस्ट इस डिसअपॉइंटमेंट से और इस बेइज्जती से तो बच जाते। भारत के खिलाफ पाक प्लेयर्स ने जिस लेवल की क्रिकेट खेली है वो खुद पाकिस्तानियों से झेली नहीं जा रही है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। प्रोफेशनल क्रिकेटर्स कहते हैं आप अपने आप को। 9-0 हो गया है, 9-0। मतलब पता है 9-0 का आपको? पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे बदतरीन दिन था जब गलती से आपने वो 152 for 0 कर दिया था। वो दिन है, आज का दिन है। देख लें आप परफॉर्मेंस। 9 मैचेस इन अ रो आ रहे हो आप, और फिर आप कहते हो ये राइवलरी है। मैच से पहले आपने इतनी बातें की है, इससे बेहतर था आप लोग बॉयकॉट रहते। कम से कम इज्जत तो रहती है आपकी। इतने आप लोगों ने भरम करवाए और परफॉर्मेंस क्या आपकी? भरम आपके सलमान खान जैसे हैं, परफॉर्मेंस आपकी राखी सावंत जैसी है। T20 में भारत से पार पाना पाकिस्तान में सपना हो गया है। पाकिस्तान की आवाम को उम्मीद थी कि 2026 में शायद कोई करिश्मा हो जाए। एक रियलिटी चेक सुन लो, हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरीज लगा सकती है, वो सिर्फ बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठ के बातें कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जिन प्लेयर्स से क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं होता वो सिर्फ सोशल मीडिया के शेर बन सकते हैं। मैदान में वो गीदड़ बन जाते हैं। ये सिर्फ सोशल मीडिया के शेर हैं। जब बात असल में आती है टक्कर की, तब इनके ये हालात होते हैं। और वहाँ हम यहाँ पे उस्मान तारिक करी जा रहे थे, वहाँ पे इंडियन क्रिकेट टीम चुपचाप ये मैच 61 रन से जीत कर चली गई है। इंडियन क्रिकेट टीम का नेट रन रेट जाके उठा के देखो और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हालात देखो। हमें सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना आती हैं भाई साहब, और जब इन पे कोई क्रिटिसिज्म कर दे तो इनकी ईगो ऐसे फड़फड़ाती है जैसे पता नहीं क्या कर दिया हमने। पाकिस्तान की टीम पर केवल वहाँ की आवाम ही लानतें नहीं भेज रही, बल्कि यहाँ का बच्चा बच्चा अपनी टीम से खफा है। क्या तैयारी कर रहे थे मुझे बताएं? B, C, D टीमों के खिलाफ आप तैयारी कर रहे हैं छोटी छोटी। वो ऑस्ट्रेलिया एक आया, वो भी कभी 6 प्लेयर नहीं खिला रहा, कभी 9 नहीं खिला रहा, कभी 5 नहीं खिला रहा। हम आपकी तारीफें कर रहे हैं, चलो जी वर्ल्ड कप आ रहा है, बूस्ट करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन क्या आप अपने बच्चों की तरह मैच हारे हो यार? आपको इस तरह कि जिस तरह वो कोई भूल ही गया कि खेलना भी आता है यार। आर यू गाइस फॉर रियल? सारा कुछ भूल गए हो। अब पाकिस्तानी भी मानने लगे हैं कि दोनों मुल्कों की टीम में फासला इतना ज्यादा बढ़ चुका है जिसे पाटना पाकिस्तान के खिलाड़ियों के लिए हाल फिलहाल तो मुमकिन नहीं है। हर गेम का एक प्लान होता है और हर टीम एक प्लान लेकर आती है, उसी के मुताबिक एग्जीक्यूशन करती है। हमारे यहाँ ये आलम है कि हमारे सिलेक्टर्स को ये नहीं पता कि 16 प्लेयर्स की टीम में से फाइनली कौन से 11 खिलाड़ी पाकिस्तान का आज का इतना इम्पोर्टेंट मैच खेलेंगे।
अब मुझे पता ही नहीं है कि मुझे शह सवारी करनी है नहीं, मैं कैसे अपने आप को प्रिपेयर करूंगा। तो ये हाल आपने देख लिया। पाकिस्तानी टीम का इंडिया के साथ मुकाबला ही नहीं है, मज़ा ही नहीं आया। मैच कुछ चलता है, कोई मुकाबला होता है, कोई फाइट होती है, फाइट वाला कोई सीन ही नहीं है। वो रस्म चलती आ रही ना, प्रेशर में खेलना है इंडिया के खिलाफ, वही खेलते आ रहे हैं, वही गेम करते आ रहे हैं, कोई अपनी गेम को चेंज ही नहीं कर रहे हैं। बॉस उन्होंने आज हमें एम्बैरेस किया, उन्होंने रिंकू सिंह से भी बॉलिंग कराई है। फिलहाल तो T20 के किताब में पाकिस्तान के नाम का एक ऐसा पन्ना जुड़ चुका है जिसे यहाँ कोई याद रखना नहीं चाहता। भारत से हार के बाद पाकिस्तान गम में डूबा है और भारत के खिलाफ उसका रिकॉर्ड नए रसातल में पहुँच चुका है। जो हाल है उससे तो यही लगता है कि रन की पिच पर भी इंडिया के धुरंधरों के आगे पाकिस्तान का सरेंडर बार बार यूं ही होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे इस पे हमें चर्चा करनी चाहिए। ऐसा लग रहा है 9 सिखिया टीम्स के साथ हम मैच खेले, प्रैक्टिस मैच हो मैं गया। सच बताऊं, पाकिस्तान में तो जो रिएक्शन है मैं खुद सोच रही हूँ, हमें खुद बहुत अफसोस हो रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ खेले। हम इस लेवल की टीम को डिजर्व नहीं करते। लेकिन कल जो परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो ईशान किशन ने बहुत अच्छा खेला। 40 बॉल में 77 रन अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। क्यों खुशी, कल जो उन्होंने मैदान में हाँ मैंने एकदम एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन क्योंकि वो बीमार भी चल रहे थे, फिर दूसरे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तैयारी करके आया था अभिषेक के लिए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अभी ईशान भी है उनके पास। वैसे जब अभिषेक आउट हुआ ना तो मेरा ध्यान तब सीधा दीपिका की तरफ गया। मैं दीपिका को मैसेज करने वाली थी। देखो दुख तो सभी को हुआ था क्योंकि उसको खेलते हुए देखना चाहते हैं। कई कैचेस में हमने ये देखा कि बहुत ही आसानी से ना छोड़ दिया और छोड़ा गया या छूट गया, मतलब हम बहुत निश्चिंत नहीं हो गए थे खुशी कि हम तो जीत ही गए हैं मैच। मतलब देखिए पता था, क्योंकि आप देख रहे होंगे बुमराह वहां पर विकेट ले रहे हैं, उन्होंने कोई सेलिब्रेशन नहीं करा, जैसे उनके लिए आम बात है। हार्दिक आपको पता होगा, उन्होंने बॉल डाली, वो कैच के लिए गया, हार्दिक सीधा चलते चले गए, पीछे मुड़कर देखा भी नहीं कि प्लेयर ने कैच पकड़ी है नहीं पकड़ी, और फिर वो रिंकू ने कैच पकड़ ली थी। तो आई थिंक टीम को पता था कि हम यहाँ पर खेलने आए हैं। और मैच के बाद इनफैक्ट आप देखेंगे सेलिब्रेशन उस तरह से नहीं हुआ कि कूद रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है भाई सामने वाली टीम का वो स्टैंडर्ड ही नहीं है। इनफैक्ट वहां पर सूर्या गुस्सा कर रहे थे कुलदीप पर कि आपने कैच क्यों नहीं पकड़ी। लेकिन आपने ईशान किशन की बात की, उन पर जरूर मैं बात करना चाहूंगी। 2 साल टीम से बाहर थे, जो स्ट्रगल उन्होंने देखा है, डोमेस्टिक में ढेरों रन्स बनाए और फिर किस्मत से उनको मौका मिल गया और आकर यहां पर जो ये पारी खेली, क्योंकि 77 रन बोर्ड पे आपको जरूर दिखेंगे, लेकिन ये भी पता चलेगा कि वहां पर जो विकेट थी आसान नहीं थी, बिल्कुल पाटा विकेट नहीं थी। ऐसी मुश्किल विकेट पर आकर वो रन्स बनाना ना बहुत बड़ी बात हो जाती है वहां पर। खुशी हमारी अंडर 19 टीम भी इनको हरा सकती है ना। बिल्कुल जबरदस्त प्लेयर अभी अंडर 19 में हमारे यहाँ निकले हैं। कितना स्कोर किया है, क्या स्कोर किया है वो पाकिस्तान, मुझे लगता है नेक्स्ट उन्हीं के साथ होना चाहिए। देखिए आप अगर वर्ल्ड 11 बनाएंगे ना और 2 बनाएंगे, 3 टीम्स बनाएंगे, पाकिस्तान का एक भी प्लेयर उसमें नहीं आएगा। ये हाल है इस वक्त। देखिए इस जीत की अहमियत जो है ना वो बहुत हो जाती है, और इसलिए क्योंकि पाकिस्तान पर महाविजय के बाद वर्ल्ड कप लाने की हमारी उम्मीद और पुख्ता हो गई है। हमने सुपर 8 में जगह बना ली है और अब उम्मीद है कि जश्न का ये सिलसिला आगे यूं ही चलने वाला है। ये जीत का जश्न है जो बेहद खास है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान पर हिंदुस्तान की जीत की घुली मिठास है। श्रीलंका के कोलंबो में प्रेमदासा स्टेडियम में जैसे ही टीम इंडिया ने पाकिस्तान पर जीत दर्ज की, वैसे ही कोलंबो से लेकर देश भर में जश्न का सिलसिला शुरू हो गया। जबरदस्त आतिशबाजी के साथ टीम इंडिया के फैंस का जोश देखते ही बन रहा था। अहमदाबाद हो या नागपुर या फिर कानपुर, देहरादून, जम्मू से लेकर चंडीगढ़ और सिलीगुड़ी तक में टीम इंडिया के फैंस सड़क पर उतरकर जीत का जश्न मनाने में मशगूल नजर आने लगे। हर तरफ तिरंगा लहराता नजर आने लगा। जमकर आतिशबाजी और डांस का सिलसिला भी चला और मिठाई भी बांटी गई। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर बड़ी जीत हासिल करते ही टीम इंडिया के फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हर तरफ इंडिया इंडिया, भारत माता की जय और वंदे मातरम की गूंज सुनाई पड़ने लगी। अब जरा भारत की जीत के बाद उस कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम के बाहर की तस्वीरें देखिए, जहां भारत पाकिस्तान के बीच मैच खेला गया।
कोलंबो में मैच देखकर स्टेडियम से बाहर निकलते टीम इंडिया के हर फैंस के चेहरे पर एक अलग ही चमक नजर आ रही थी। हमको तो पहले से पता था भाई, हम लोग नहीं हारने वाले हैं, इंडिया जीतेगा जीतेगा और जीतेगा। 8-1 की लीड रहेगा, 8-1 की लीड रहेगी और 8-1 की लीड हो गई है। वर्ल्ड कप में आज तक पाकिस्तान कभी जीत नहीं पाया है और कभी जीत भी नहीं पाएगा। इंडिया 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 जीतेगा। बहुत अच्छा लग रहा है, मैच देखने के लिए हम इंडिया से यहाँ पर आए थे एंड वन साइडेड विनिंग देख के तो बहुत ही ज्यादा दिल खुश हो गया करके। आगे से फाइनल्स भी इंडिया ही जीते ऐसी उम्मीद है। वहीं मैच खत्म होने पर स्टेडियम से बाहर निकलते पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस के चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। साथ ही उनमें अपनी टीम को लेकर एक गुस्सा भी नजर आ रहा था। देखिए, अगर इस तरह की परफॉर्मेंस रहेगी तो मेरा नहीं ख्याल है इंडिया से हम कभी भी जीत सकते हैं। सही है, इंडिया की वर्किंग, इंडिया का होमवर्क हमेशा बहुत अच्छा होता है। और आज ना मैं यूजुअली बड़ा पॉजिटिव होता हूँ, आज मेरा दिल टूटा है। जिस तरह इतनी गंदी परफॉर्मेंस है कि मैं आज लिटरली सारे इंडियन क्राउड को वेव करके थम्स अप दे के आया हूँ। यार वेल प्लेड, आपकी टीम बहुत अच्छी है। बाबर आजम कोई किंग नहीं है, उसको प्लीज खुदा के वास्ते किंग ना बोलें। किसी कहीं का किंग नहीं बाबर आजम। बाबर आजम टीम में डिजर्व जगह करता ही नहीं है। बाबर आजम टीम में नहीं होना चाहिए। इनको कोशिश करनी चाहिए कोई और टीम बनाए। देखिए, ये टीम नहीं है, ये कुछ प्लेयर्स आगे प्लेयर्स हैं। कोलंबो में जहां दोनों ही टीमों के फैंस अपनी अपनी टीम को लेकर अपनी भावनाओं का इजहार करते नजर आए, तो भारत के बड़े से लेकर छोटे शहरों तक में टीम इंडिया की जीत का डंका बजता रहा। अब उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की ये तस्वीरें ही देख लीजिए, जहां जश्न का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। देर रात तक आतिशबाजी चलती रही और फैंस खुशी में झूमते रहे। इंडिया की जीत को लेकर इतना सीरियस रहा कि मैंने पहले ओवर में पहली विकेट देखी, दूसरे ओवर में दूसरी विकेट देखी और तीसरे ओवर में मैं वहां पे बैठा हुआ था घंटा घर पे कि जैसे ही मैच खत्म होगा मेरा जश्न शुरू होगा। पाकिस्तान हमारे से कोसों दूर है, हमेशा जिस भी लेवल पे वो लड़ेगा उसी पे हराने का काम हिंदुस्तान की टीम और हिंदुस्तान करने का काम। मेरा नाम गौरव चौहान है। सहारनपुर की तरह ही हरियाणा के करनाल में भी टीम इंडिया की जीत को लेकर लोगों की खुशी देखते बन रही थी। आसमान में आतिशबाजी के रंग नजर आ रहे थे, तो नीचे टीम इंडिया के फैंस पूरे रंग में दिख रहे थे। शब्द नहीं है इंडिया की टीम के लिए इस समय, जितना कहे जाए कम है, बहुत कम है। जीतते हैं, जीतते रहेंगे। देश ही नहीं, टीम इंडिया के फैंस की खुशी विदेश में भी दिखाई पड़ी। दुबई के मीना बाजार में बड़ी संख्या में लोग जश्न मनाते नजर आए। जमकर आतिशबाजी करने के साथ ही टीम इंडिया की जीत की खुशी का यहाँ भी एक अलग ही नजारा देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, इस मैच में जब तक ईशान किशन खेल रहे थे लग ही नहीं रहा था कि पिच पर बल्लेबाजी करना मुश्किल है। जबरदस्त फ्लो में थे। जब तक ईशान क्रीज पर थे ऐसा लग रहा था कि इंडिया 250 का आंकड़ा छू लेगा। ईशान ने T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाया। उन्होंने 27 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने जैसी तूफानी बल्लेबाजी दिखाई, कुछ वैसी तूफानी रफ्तार उनकी शादी की खबरों को लेकर भी चल रही है। इसीलिए अब हम पाकिस्तान की हार की बात नहीं करेंगे, हम अपने खिलाड़ियों की बात करेंगे, उनकी आने वाली अचीवमेंट की बात करेंगे। ईशान किशन की शादी की खबरों को लेकर खुलासा हुआ है, खुद ईशान किशन के दादाजी ने किया है। तो हम आपको बताते हैं कि कब, कैसे, किसके साथ, कहां हो रही ईशान की शादी। किसी से शादी करे, जिससे करे, हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। श्रीलंका के प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ आतिशी पारी खेलने वाले ईशान किशन, पाकिस्तान को केवल छक्के चौकों में डील करने वाले ईशान ने 40 गेंद पर बनाए 77 रन। 15 फरवरी को खेले गए रोमांचक मैच में मैन ऑफ द मैच रहे ईशान किशन आज टीम इंडिया की यंगिस्तान का अहम हिस्सा हैं, जिनकी मैदान पर आक्रामक बैटिंग और विकेट कीपिंग उनके फैंस को उत्साह से भर देती है। लेकिन आज उनकी क्रिकेट लाइफ ही नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ, खासकर उनकी शादी को लेकर खूब चर्चा हो रही है, जिसमें उनके फैंस खूब दिलचस्पी दिखा भी रहे हैं।
दरअसल ईशान की शादी को लेकर ये चिंगारी उनके दादाजी ने ऐसी सुलगाई कि सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है। उन्होंने अपने पोते की गर्लफ्रेंड अदिति के बारे में मीडिया से खुलकर बात की, जो पेशे से मॉडल हैं और ईशान के जीवन में खास जगह रखती हैं। अदिति उसकी गर्लफ्रेंड है। कहाँ पे रहते हैं? वो जयपुर। बिजनेस है उनका? क्या है? बिजनेस नहीं है, मॉडल है। मिस इंडिया कंटेस्ट में दूसरे नंबर पर आई थी। दरअसल घर वालों को ईशान और अदिति के गहरे और मजबूत रिश्ते के संकेत साल 2025 में तब मिले जब ईशान वेस्ट इंडीज दौरे पर थे, तो अदिति 18 जुलाई को ईशान का बर्थडे मनाने वहीं पहुंची। वो गई थी वेस्ट इंडीज में, एक साल गया था हमारा पोता ईशान, तो उसका जन्मदिन है 18 जुलाई, तो वहाँ गई थी उसके साथ जन्म बर्थडे मनाने वेस्ट इंडीज में, अपने स्पेशल हवाई जहाज। अच्छा, चार्टर्ड प्लेन से गई? हाँ। ईशान के दादा ने अदिति से शादी करने का फैसला भी अपने पोते पर छोड़ा हुआ है। वो कहते हैं कि जो ईशान की पसंद है वही उनकी पसंद है। हमसे कहा था जयपुर चलेंगे बाबा, बारात सुई से ऊपर जहाज से चलेंगे। हाँ, जहाज से। तो उसका मन है कि जयपुर में ही अदिति से शादी करे। यहाँ तक कि मीडिया से बातचीत में उन्होंने मुस्कुराते हुए एक रोचक किस्सा भी शेयर किया, जिसमें अदिति ने उनकी खूब तारीफ की। बोल रही थी कि आपका बाबा बहुत अभी भी सुंदर लगते हैं, चमकता है उनका चेहरा। मतलब अब है कि मतलब आदित्य जी से शादी होगा ईशान किशन जी को? कर ले, किसी से कर ले, हम खुश हैं। हो, हम खुश रहते हैं, हमको कोई फिक्र नहीं है। जिसमें बाल बच्चे खुश रहते हैं ना, वही काम करना चाहिए। भले ही ईशान के दादाजी खुलकर अपने पोते और उनकी गर्लफ्रेंड को शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधने का आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन ईशान और अदिति का अपनी इस सीक्रेट लव स्टोरी पर अभी तक कोई कंफर्मेशन आया नहीं है। बावजूद इसके टीम इंडिया के इस ओपनर की लव स्टोरी को अब परिवार का आशीर्वाद मिलता भी नजर आ रहा है। खबरें तो ये भी हैं कि 6 साल अदिति के साथ डेटिंग के बाद ईशान ने शादी का मन बना लिया है। वहीं अब रही सही कसर उनके दादा अनुराग पांडे ने खुद अदिति के नाम का खुलासा करके पूरी कर दी। बताया जा रहा है कि शादी इस साल के आखिर या फिर अगली साल 2027 में हो सकती है। पिछले काफी दिनों से ईशान किशन की वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का हिस्सा बनने की जद्दोजहद चल रही थी। आईपीएल में अच्छे प्रदर्शन के बावजूद उनकी टीम में वापसी का रास्ता बेहद मुश्किल नजर आ रहा था, लेकिन अब 15 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में ईशान की पारी का तूफानी आगाज जिस तरह से सुर्खियों में है, ठीक वैसे ही अब ईशान के अदिति संग रिश्ते पर उनके दादाजी के खुलासे के बाद शादी के बंधन में बंधने के तूफानी आगाज का इंतजार है। दादा से उनका लगाव बहुत ज्यादा है और वो इंडिया में रहते हैं तो हमेशा अपने दादाजी से बात करते रहते हैं। उनकी शादी भी ज्यादा उम्मीद है कि अब जयपुर में ही होगी, जैसा दादाजी का कहना है। औरंगाबाद से अभिनेश कुमार सिंह। तो देखिए, शानदार क्रिकेट की खबर आपको दिखाई दी। बढ़िया क्रिकेट खेल ही रहे हैं हमारे क्रिकेटर। शादी भी शानदार तरीके से होगी, घर वालों का अप्रूवल हो जाए तो उससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। दादाजी का आशीर्वाद है, पूरा देश भी आशीर्वाद देगा। लेकिन चलिए अब क्रिकेट और शादी से थोड़ा शिफ्ट होते हुए एआई की बात कर लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ना केवल दुनिया को बदल रहा है बल्कि तेजी से हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है। ऐसे में दिल्ली के भारत मंडपम में आज से एआई का सबसे बड़ा मेला शुरू हुआ है। ये मेला 20 फरवरी तक चलेगा। यहां पर दुनिया भर से एआई से जुड़े दिग्गज पहुंच रहे हैं। 5 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में कई देशों के राष्ट्रपति और कई देशों के प्रधानमंत्री आएंगे। इसके अलावा 45 से ज्यादा देशों के मंत्री और 40 से ज्यादा सीईओज भी इस सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे। कुल मिलाकर एआई समिट में आपको तकनीक का वो रूप दिखेगा जो आपको हैरान कर देगा।
महाभारत रामायण की कहानियां हमने बड़े पर्दे पर भी देखी हैं, टीवी स्क्रीन पर भी देखी हैं, वर्चुअल पे भी देखी हैं, एनिमेशन में भी देखी हैं, लेकिन जब एआई समिट हो तो आप समझ सकते हैं कि तकनीक का इस्तेमाल आखिर कैसे हो सकता है। ये जो होलो ट्यूब, एक वर्चुअल ट्यूब है, जब आप उसी तरह के कैरेक्टर्स को देखते हैं तो दरअसल यहाँ पर जियो संस्कृति एआई फॉर स्टोरी टेलिंग एंड कल्चर जो सेटअप लगा। आप सोचिए कि रामायण महाभारत की कहानियां हमने देखी हैं, महाभारत आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, लेकिन इस तरह के स्ट्रक्चर पर जब आप देखते हैं कि वर्चुअल जो तकनीक है हम उससे काफी वाकिफ है, लेकिन वर्चुअल के अलावा नया इसको क्या कहते हैं? अगर हम एआई की तकनीक में एआई की भाषा में समझें श्वेतांग, तो आप इसे क्या कहते हैं? ये जो टेक्नोलॉजी ये एक हॉलो ट्यूब है, जो किरदार आप इसके अंदर देख रहे हैं, जो कि महाभारत एक धर्म युद्ध, जो कि इंडिया का पहला लॉन्ग रनिंग एआई शो है, जो भी जियो हॉटस्टार पे चल रहा है, इट इज क्रिएटेड फुल्ली यूजिंग ओनली एआई टेक्नोलॉजी। जैसे हमने पूछा कि आपने एक सच्चे योद्धा की पहचान क्या होती है, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ जो कैरेक्टर है, ये जो ट्यूब है, आपने क्या नाम दिया इसे? ये एक हॉलो ट्यूब है। हॉलो ट्यूब। तो जैसे आप एक सवाल पूछेंगे, यहाँ आपको अर्जुन बताएंगे कि महाभारत जो हमारे ग्रंथ है उसके अनुसार क्रोध के बारे में उन्हें क्या ज्ञान मिला था। मैं ये पूछता हूँ कि कृष्ण ने आपको एकाग्रता के बारे में क्या सिखाया? तो अब जब यहाँ पर कृष्ण इस होलो ट्यूब पर अगर आते हैं तो अर्जुन बता रहे हैं कि कृष्ण ने उन्हें क्या सिखाया। संस्कृत में शुरुआत होता है, उसके बाद हिंदी में अनुवाद है। चाहे हमारे पुराण हो, शास्त्र हो, उसमें कम से कम एआई पहले से ही बहुत आगे है, और फिर जब इस तरह की तकनीक आपको आगे देखने को मिलती है तो बताता है कि भारत ने एआई का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया है। देखिए, खगोलीय घटनाएं हमेशा से हैरान करती रही हैं। ऐसे में आसमान में दोबारा दिखेगा एक अद्भुत नज़ारा। बस करना है कुछ घंटों का इंतजार, और ये एक ऐसा नज़ारा होगा जिसका इंतजार आम लोगों से लेकर वैज्ञानिकों और ज्योतिषियों को रहता है खासकर। बिल्कुल, दरअसल अब एक बार फिर से दुनिया सूर्य ग्रहण का गवाह बनने वाली है। मंगलवार यानी कि कल पहला सूर्य ग्रहण, साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं 17 फरवरी को कहां कहां नजर आने वाला है ये ग्रहण। फाल्गुन की अमावस्या पर सूर्य ग्रहण की छाया। कुंभ राशि में लगने जा रहा है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण पर दिखेगी रिंग ऑफ फायर की घटना। भारत में नहीं दिखाई देगा साल का पहला सूर्य ग्रहण। ज्योतिष शास्त्र के जानकार बताते हैं कि अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और चंद्रमा सूर्य के सामने आकर उसकी रोशनी को आंशिक या पूर्ण रूप से ढक लेता है, तब सूर्य ग्रहण लगता है। माना जा रहा है कि ये सूर्य ग्रहण 4 घंटे से अधिक समय का होगा। ये वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा जिसमें रिंग ऑफ फायर दिखाई देगा। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि सूर्य ग्रहण की घटना चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो, इसका असर व्यापक होता है, क्योंकि सूर्य तो एक ही है। चलिए आपको बताते हैं कि सूर्य ग्रहण की ये घटना कब होने जा रही है। इस बार सूर्य ग्रहण का मामला क्या है? इस बार सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को लग रहा है। इसका आरंभ भारतीय समय दोपहर 3:26 पर होगा। इस सूर्य ग्रहण का मध्य समय शाम 5:42 पर होगा। इस ग्रहण का समापन शाम 7:57 पर होगा। ये ग्रहण कुंभ राशि और घनिष्ठा नक्षत्र में लग रहा है। ये वलयाकार सूर्य ग्रहण है जो भारत में दर्शनीय नहीं होगा।
ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, अतः किसी तरह के नियमों के पालन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। गर्भवती महिलाओं को भी किसी तरह की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, इस कारण से इसका धार्मिक दृष्टिकोण से कोई महत्व नहीं है। सूतक के कोई भी नियम लागू नहीं होंगे, लेकिन ज्योतिषी दृष्टिकोण से इसका प्रभाव है। इसलिए यदि हम एकांत भाव से मंत्र जप करते हैं इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के, तो उसके ऊर्जा का प्रवाह सकारात्मक रूप से प्राप्त होगा और मंत्रों की सिद्धि हो सकती है। जब भी सूर्य को ग्रहण लगता है तो सूतक काल लग जाता है, मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं। लेकिन जब भारत में ये दिखाई ही नहीं देगा तो सूतक के नियम भी मान्य नहीं होंगे। इसीलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन माना जाता है कि इस समय अगर ईश्वर की उपासना की जाए तो ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचा जा सकता है। अगर सूर्य ग्रहण के परिणाम शुभ नहीं है तो क्या उपाय करें? ग्रहण काल के दौरान सूर्य देव या शिव जी के मंत्र का जप करें। चाहे तो गुरु मंत्र का जप भी कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रहण काल में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। ग्रहण काल के बाद स्नान करें। इसके बाद सूर्य संबंधी वस्तुओं का दान करें। सनातन संस्कृति में फाल्गुन अमावस्या का दिन स्नान और दान के लिए उत्तम माना जाता है। ये तिथि पितरों के निमित्त संस्कारों के लिए समर्पित है। इस दिन आप स्नान के बाद अपने पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण, दान, श्राद्ध कर्म आदि कर सकते हैं। इससे आपके पितर खुश होंगे और आशीर्वाद देते रहेंगे। तो आप दुनिया में कहीं भी रहते हो, ज्योतिष में बताए नियमों का पालन करके सूर्य ग्रहण की छाया से बच सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नक्षत्रों के संयोगों में चारधाम के कपाट खुलने की तारीख तय कर दी गई है। तो इस साल अप्रैल में चारधाम यात्रा का शुभारंभ होगा, यानी करीब 2 महीने बाद ही चारों धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। आपको बता दें, खास बात यह है कि श्रद्धालुओं के लिए सबसे पहले यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। इसके बाद केदारनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए खोले जाएंगे और फिर बारी आएगी बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की, जिसके बाद से श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर पाएंगे। अब वो दिन दूर नहीं जब बाबा केदारनाथ के इस धाम पर फिर से हर हर महादेव की गूंज सुनाई देगी। भक्तों और श्रद्धालुओं का मेला लगेगा और सबको बाबा के पावन दर्शन शुरू हो जाएंगे, क्योंकि शीतकाल खत्म होने जा रहा है और हर साल की तरह इस बार भी केदारनाथ के कपाट तय कार्यक्रम के अनुसार खुलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचा और पंच केदारों में प्रथम केदारनाथ धाम केवल देवादिदेव का एक धाम नहीं है, बल्कि करोड़ों भक्तों की अटूट आस्था और विश्वास का केंद्र है। लिहाजा इस साल बाबा केदार के दर्शन के लिए आतुर भक्तों के लिए खुशी की बड़ी खबर आ गई है। खुशखबरी ये है कि केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाने के लिए तिथि और शुभ मुहूर्त की घोषणा हो गई है। केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल 2026 को सुबह 8 बजे पूरे विधि विधान से खोले जाएंगे। बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली 19 अप्रैल को शीतकालीन गद्दी स्थल से धाम के लिए रवाना होगी। 19 अप्रैल को डोली फाटा पहुंचेगी। 20 अप्रैल को बाबा की डोली गौरीकुंड पहुंचेगी और 21 अप्रैल को डोली केदारनाथ धाम पहुंचेगी, जिसके अगले दिन मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोले जाएंगे। परंपरा के अनुसार केदारनाथ धाम के कपाट 23 अक्टूबर 2025 को भाई दूज के अवसर पर सर्दियों के लिए बंद कर दिए गए थे। बड़ी खुशी की बात है, बड़ा इंतजार था सभी को, और मैं सभी देशवासियों से
प्रार्थना करता हूँ कि आप केदारनाथ आइए, दर्शन करिए, पुण्य के भागी बने। ओम नमः शिवाय, जय श्री केदार। पौराणिक परंपराओं के अनुसार महाशिवरात्रि के महापर्व के पावन अवसर पर ऊखीमठ में बाबा केदार के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में केदारनाथ धाम के कपाट खोलने का दिन और मुहूर्त निकाला गया। श्री बद्री केदार मंदिर समिति के पुरोहित और पुजारियों ने पांचांग के अनुसार गणना करके कपाट खोलने के लिए मुहूर्त निकाला। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु ओंकारेश्वर मंदिर परिसर में मौजूद रहे। बता दें कि चारधाम यात्रा के बाकी 3 पड़ाव गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाने के लिए शुभ तिथि और मुहूर्त की घोषणा पहले ही हो चुकी है। 2026 की चारधाम यात्रा के लिए मंदिरों के कपाट अक्षय तृतीया यानी 19 अप्रैल से खुलने शुरू होंगे। 19 अप्रैल को सबसे पहले यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुलेंगे, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल 2026 को खुलेंगे। इस तरह अप्रैल महीने यानी सर्दियां खत्म होने के बाद इस बार फिर से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो जाएगा और अक्टूबर-नवंबर तक यानी फिर से सर्दियों का सीजन शुरू होने तक श्रद्धालु चारों धामों पर दिव्य दर्शन कर सकेंगे। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चारधाम यात्रा की बात हमने कर ली, उसकी डिटेल्स भी आपको दे दी। अब कुछ फिल्मी बातें हो जाएं तो बॉलीवुड की 2 क्रिएटिव हस्तियां संजय लीला भंसाली और केतन मेहता। भंसाली जहां फिल्मों में भव्यता और एक जादुई दुनिया रचने के लिए जाने जाते हैं, तो केतन मेहता अपनी बेबाक कहानियों और इंटरनेशनल लेवल की फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अब ये जोड़ी एक साथ आ रही है लेकर फिल्म जय सोमनाथ। और देखिए, फिल्म का ऐलान संजय लीला भंसाली ने टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो के जरिए कर दिया है। तो फिल्म में राइटर केतन मेहता सोमनाथ मंदिर की विजय गाथा को पर्दे पर दिखाएंगे। हालांकि जय सोमनाथ फिल्म अगले साल रिलीज होगी, लेकिन मेकर्स ने अभी डेट रिवील नहीं की है। इतिहास के पन्नों से निकलकर एक गौरव गाथा जल्द ही सिल्वर स्क्रीन पर दस्तक देने वाली है। ये गौरव गाथा है विनाश पर सृजन के विजय की। ये गौरव गाथा है सोमनाथ मंदिर की। सदियों से भारत की सांस्कृतिक चेतना और आस्था का वो प्रमुख केंद्र जिसे 17 बार आक्रांताओं ने नष्ट किया, लेकिन हर बार ये मंदिर भव्य रूप से पुनर्जीवित हुआ। गुजरात के पौराणिक सोमनाथ मंदिर की वीर गाथा को पर्दे पर उतारने का जिम्मा उठाया है बॉलीवुड के 2 फिल्मकारों संजय लीला भंसाली और केतन मेहता ने, जिसका नाम है जय सोमनाथ। ये एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है जिसका मकसद भारतीय सभ्यता के एक अहम हिस्से को बड़े पर्दे पर लाना है। रविवार को महाशिवरात्रि के मौके पर मेकर्स ने जय सोमनाथ फिल्म का टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। साथ ही कैप्शन में लिखा, मंदिर तोड़ा जा सकता है लेकिन आस्था नहीं। गुजरात के वेरावल बंदरगाह में मौजूद सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग है। ये मंदिर भारत की अटूट आस्था और अदम्य साहस का प्रतीक है। भारत की सांस्कृतिक चेतना और विजय के आत्मविश्वास का प्रतीक है। कि सोमनाथ मंदिर पर अलग अलग कालखंडों में कुल 17 बार आक्रमण किए गए, जिसमें सबसे बड़ा आक्रमण 1025 से 1026 के बीच महमूद गजनवी ने किया। बताया जा रहा है कि फिल्म जय सोमनाथ की कहानी 1025 से 1026 के उसी दौर की घटनाओं को पर्दे पर दिखाएगी, जब महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और उसे लूटा था। इसी साल
साल जनवरी महीने में सोमनाथ मंदिर पर गजनवी के हमले के 1000 वर्ष पूरे होने और आधुनिक मंदिर के निर्माण के 75 वर्ष होने के अवसर पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की थी। जय सोमनाथ को पर्दे पर लाने की जिम्मेदारी संजय लीला भंसाली और केतन मेहता ने उठाई है और यही बात फिल्म को खास भी बनाती है। भंसाली अपनी भव्यता और बड़े पर्दे पर एक जादुई दुनिया रचने के लिए मशहूर है, जबकि केतन मेहता अपनी बेबाक कहानियों, ऐतिहासिक विजन और इंटरनेशनल लेवल की फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। जय सोमनाथ भंसाली प्रोडक्शन और माया मूवीज के बैनर तले बनने जा रही है, जबकि केतन मेहता डायरेक्शन के साथ इसके लेखन की भी कमान संभाल रहे हैं। और जब ये दोनों दिग्गज फिल्मकार इतिहास की गहराई और सिनेमा के विशाल स्केल को एक साथ लेकर आएंगे तो जय सोमनाथ कितनी खास फिल्म हो जाएगी, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको एक अनोखी तस्वीर दिखाते हैं जो आपको रोमांचित कर देगी। खबर गुजरात के महसाणा से, जहां करारे करारे करेंसी नोटों की बारिश की तस्वीर सामने आई है। यहां अगुल गांव में ये नोटों की बारिश हुई है। बताया जा रहा है कि एक शादी के जश्न के दौरान सरेआम हवा में नोट उड़ाए गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल है। शादी के समारोह के दौरान गांव के मुख्य चौक पर करेंसी नोट हवा में उड़ाए गए, जिन्हें लूटने के लिए युवकों और बच्चों में होड़ मच गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ। और देखिए, सोशल मीडिया पर नोट उड़ाने का ये वीडियो जोरदार से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि अगोल गांव में नोटों की बारिश का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ये गांव इसी तरह की घटनाओं के चलते काफी ज्यादा विवादों में रह चुका है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की नजर भी इस वायरल वीडियो पर है। अब जरा ये नजारा देखिए। रात का सन्नाटा है, चारों तरफ अंधेरा है और अचानक धरती का सीना चीर कर उठती आग की सुनहरी लपटें। 15 फरवरी की रात किलाउआ ज्वालामुखी ऐसा धधका कि आसपास का पूरा इलाका मानो किसी विशाल अग्निदीप सा रोशन हो उठा। आसमान लाल था, जमीन चमक रही थी और ज्वालामुखी लावा के फव्वारों से उबल रहा था। ये तस्वीरें अमेरिका के संगठन USGS ने साझा की है। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से दहकता हुआ लावा फवारे की तरह ऊपर उठ रहा है और फिर तेजी से ढलानों से नीचे बहने लगा है। कुछ ही पलों में राख और धुएं का गुबार आसमान में फैल जाता है। दरअसल किलाउआ दुनिया के सबसे सक्रिय और ज्वालामुखियों में से गिना जाता है। दिसंबर 2024 के बाद ये इसका सबसे ताज़ा और ख़तरनाक विस्फोट है। अमेरिकी एजेंसी के मुताबिक इस ज्वालामुखी से लावा निकलने की ये 42वीं घटना है, जो देर रात धमाकों के साथ शुरू हुई। वैज्ञानिकों का कहना है कि 2024 से ही रुक रुक कर ये ज्वालामुखी धधक रहा है, लेकिन 15 फरवरी की रात इसने अपना सबसे रौद्र रूप दिखाया है। कल महाशिवरात्रि था और ये दिन आम लोगों से लेकर जो सेलेब्स हैं उनके लिए भी बेहद खास रहा। इसी दौरान एक क्लिप सोशल मीडिया पर खूब छाया हुआ है, जिसमें एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया खुशी से झूमते हुए डांस करते हुए नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि ये डांस ईशा योग सेंटर कोयम्बटूर में महाशिवरात्रि पर आयोजित हुआ, जिसमें तमन्ना समेत कई और खास चेहरे भी शामिल हुए। तो चलिए आखिर में आप भी देखिए सोशल मीडिया पर छाया ये वीडियो। चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। आप रखिए अपना ख्याल। कल फिर मिलेंगे शाम 5 बजे चाय पर।